सो गोपाल जी, बहुत इंटरेस्टिंग सी चर्चा थी लास्ट टाइम जब हम मिले ना। तो एक तो ट्रेनिंग आपने शुरू करने की जो बात कही, आई एम श्योर काफ़ी हद तक अब आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर चुके होगे। एक ना प्रॉपर्टी का एक सबसे पुराना काम कहते हैं इसको, मतलब एज ओल्ड, प्राचीन से प्राचीन काम अगर बोले तो प्रॉपर्टीज़ का काम उसमें से निकल के आता है। तो यहाँ पर ना कहानी जानने का मन करता है कि शहरों का जो निर्माण हुआ वो क्या सोच रही होगी उसके पीछे। तो क्यों वहीं पे ही चीज़ें बनी। जैसे हम लोग बात करें अगर दिल्ली शहर की, तो ये इंद्रप्रस्थ से निकला और पांडव यहाँ पर आए, उन्होंने सब चीज़ें बसाई यहाँ पर, खांडवप्रस्थ कहा करते थे इसे। तो एक पूरी हिस्ट्री है इसके पीछे। तो ऐसे शहर बसता चला गया। तो सभी शहरों की यही कहानी है और कुछ और भी होता है सर? आज और पहले भी कोई खास फर्क नहीं आया। पहले प्राचीन काल में राजा महाराजा हुआ करते थे और उस टाइम पे आप देखते थे कि वो जब किसी नए शहर पे कब्जा करते थे उनको नई ज़मीन मिलती थी। तो उस टाइम उनका एक्वायरमेंट करने का तरीका वही था जो सरकार का अलग तरीके से। अच्छा। वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते थे। वो भी आप कुओं का निर्माण करते थे, पानी की व्यवस्था हो जाया करती थी। वो अपने राज्य को चलाने के लिए एक डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्री का निर्माण करते थे। उसको फिर हम आजकल इंडस्ट्रियल जोन बोल देते हैं। वो आजकल उस टाइम पे खेती किया करते थे और अपने प्रजा के लिए जैसी जैसी उन्हें अनाज चाहिए उस खेती का वो बोते थे। उसके बाद तो हम उसको आजकल एग्रीकल्चर जोन बोल देते हैं। तो प्राचीन काल में राजा महाराजा भी नई जगह को डेवलप करते थे, उनको भी जोन में डिवाइड करते थे और जोन के बाद ही अपने लेवल पे जो सुविधाएं साधन उनके पास था, घोड़ा गाड़ी थी या घोड़े थे, उसके अकॉर्डिंग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता था। अभी बस थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब क्या हुआ, सरकारें आ गई हैं, सरकारों ने एक नई जगह चिन्हित करी, नई जगह देखी और उसके अंदर अपने तरीके से काम करना शुरू किया। यही तरीका था सर। अगर मैं दुबई की बात करूं तो उस जगह को पहले ना ऐसे कभी विकास की ज़रूरत पड़ी ही नहीं थी, महसूस ही नहीं होती थी। तेल में रिच कंट्रीज़ में से जो है वो एरिया माना जाता है और तेल की वजह से वो चीज़ें जो हैं उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि पैसे कहाँ से आने, टैक्सेस नहीं लगते थे। अब आज की डेट के अंदर टैक्सेस भी लग रहे हैं, प्लस इसके अलावा जो है वो एक सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर भी वहाँ पर शुरू कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें जैसे सोच बदलती गई, ज़रूरतें बदलती गई, वैसे शहर का भी एक नक्शा बदलता सा चला गया। क्या इस तरीके से ही प्लानिंग होती है जैसे आज अगर हम इंडिया की बात करें तो, या फिर मतलब ज़रूरतें निकलवाने के लिए शहर बसाए जाते हैं, या फिर शहर के अंदर जो हैं वो ज़रूरतें जैसी जैसी बनती आ रही हैं वैसे वैसे शहर बनता चला जाता है? सर बहुत सिंपल सा फंडा है डिमांड एंड सप्लाई का। अगर मैं आज एग्जांपल के तौर पे बात कर लूँ गुड़गांव की, तो गुड़गांव ओवरऑल देखा जाए तो 115 सेक्टर्स हैं गुड़गांव में, जहाँ पर रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल सारे सेक्टर डिवाइड किए गए हैं। अब गुड़गांव अगर कम पड़ रहा है तो ऐसी कौन सी जगह है जो गुड़गांव के सबसे नज़दीक है? तो सरकार ने पहले उसको पकड़ा और वो जगह निकली सोहना। आज मैं अगर आपसे बात करूँ सोहना की बात ही कर लेते हैं, तो सोहना इज़ वेरी वेरी क्लोज टू गुड़गांव। मे बी वी कैन से कि विद इन 10 मिनट्स विल रीच देयर फ्रॉम बादशाहपुर चौक। तो 10-12 मिनट में एक नया शहर मिल रहा है और शहर को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिविटी चाहिए थी वो एलिवेटेड रोड सरकार ने पहले ही बना ली। ठीक है। वो रोड क्यों बनी? क्योंकि उस शहर के निर्माण का उसको बड़े लेवल पे लेके जाना है, ये प्लानिंग सरकार के दिमाग में पहले आई। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सोहना में टोटल 39 सेक्टर्स प्लान किए गए। अगर मैं एक सेक्टर की बात कर लूँ तो टेंटेटिव 300-350 एकड़ का एक सेक्टर होता है। और क्यों होता है मैं वो बता देता हूँ आपको। एक सेक्टर में 15 से 20 मुस्तिल होते हैं। अब आप पूछोगे मुस्तिल क्या होते हैं? हाँ, मुस्तिल क्या होते हैं? तो मुस्तिल, एक मुस्तिल में 25 एकड़ होते हैं। अच्छा। अब बोलोगे एकड़ क्या होते हैं? एक एकड़ में 4800 गज होते हैं। हाँ। तो बोलोगे 4800 गजों को जोड़ के एक एकड़ बना और 25 एकड़ को जोड़ के एक डब्बा बना, जिस डब्बे का नाम मुस्तकिल कहा गया। मुस्तकिल, अच्छा। और अगर वही डब्बे हम 20 जोड़ दें तो हमारे 500 एकड़ का एक सेक्टर हो गया। वही डब्बे अगर हम 15 जोड़ दें तो 300-350 एकड़ का हमारा एक सेक्टर हो गया। तो सरकार ऐसे ही 25-25 एकड़ के बॉक्सेस के 10-12-18 बॉक्स को जोड़कर एक सेक्टर बनाती है और ऐसे सेक्टरों को
जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर मैं सोना की बात करूँ तो 39 सेक्टर बना दिए। ये खसरा दिल्ली के अंदर, जैसे खसरा बड़ा प्रोमिनेंटली सुनने में आता है शब्द, तो मुस्तकिल और खसरा एक ही होगा या नहीं? नहीं सर, खसरा अलग हुआ, मुस्तकिल अलग हुआ। मुस्तकिल अलग। अब जब स्थिर हम इस चर्चा को करेंगे, खसरा क्या होता है, खतौनी क्या होता है, मुस्तकिल क्या होता है, एकड़ क्या होता है, हेक्टेयर क्या होता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आम जन जिंदगी में, अगर मैं गांव की बात करूं तो गांव वालों को शहर वालों से बहुत ज़्यादा पता होगा। अगर एक 10 साल का बच्चा भी गांव का होगा तो उसे पता होगा कि इस गांव के अंदर मेरी 5 एकड़ या 2 हेक्टेयर ज़मीन पड़ी है और ये मेरी गांव की ज़मीन इस मुश्किल के खसरे नंबर पे आती है। जैसे अगर आप बट्टे की बात करें कि आपका घर जो है गली नंबर 4 में और घर आपका 15 नंबर है, तो आप बोल दोगे कि चौथे मुश्किल का 15 नंबर खसरा हो गया। अच्छा। तो ऐसे ही आप मान लें, ये एक एड्रेस है और बहुत सिंपल है। हो सकता है कि शहर के एड्रेस डिफिकल्ट हो, कि मकान नंबर 96, गली नंबर 5, न्यू राजेंद्र नगर वेस्ट, तो बहुत कुछ अलग अलग होगा, और गांव के तो बड़े आसान होते हैं सर, बस फर्क है समझने का। और जो भी आज चल रहा है, चाहे दिल्ली में या हिंदुस्तान के किसी भी शहर के अंदर, सब कुछ वही तरीका है काम करने का। ये भी जगहें ऐसी ही थी, दिल्ली भी ऐसे ही थी, कोलकाता भी ऐसे ही था, मुंबई भी ऐसे ही था, आज न्यू मुंबई बन रहा है, वो क्या है, सेम प्रोसेस है, सेम एकड़ है, सेम खसरे नंबर है, उन्हें काट कर सरकार को अलग अलग जोन में डिवाइड करती है। तो वापस में आता हूँ गुड़गांव, और गुड़गांव के साथ सोना के साथ में, तो सोना को सरकार ने बोला चलो एक काम करते हैं, 39 सेक्टर बनाते हैं। अब एक शहर बसाने वाले हो तो वहाँ पर जोन भी अलग अलग होंगे, कुछ लोग होंगे वो जहाँ पे इंडस्ट्रीज भी होंगी। तो सोना में करीबन 10-12 सेक्टर्स यानी करीबन 5000 एकड़ को चिन्हित किया गया कि यहाँ इंडस्ट्री बनेगी। अच्छा। और उसका नाम रख दिया गया IMT। अच्छा। और इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन के नाम से वो उनको चिन्हित कर दिया गया, जोड़ दिया गया, निशानदेही कर दी गई, या नक्शे पे मार्क कर दिया मास्टर प्लान के अंदर कि ये वो इलाका है जिसको हमने इंडस्ट्री बनानी है। ठीक है। और इंडस्ट्री बनाने के बाद यही सारी ज़मीन उठाकर एक अलग डिपार्टमेंट को दे दी गई कि आप इस डिपार्टमेंट को आप देखेंगे और इंडस्ट्रीज़ का निर्माण आप करवाएंगे। लोगों को लाना, उनकी अलॉटमेंट करना, उन लोगों को अलॉट करना, उन लोगों को सारी फैसिलिटी देना, और वो लोग इंडस्ट्री बनाएंगे। ऐसे ही डिसाइड हुआ कि कमर्शियल जोन भी होगा। जब इंडस्ट्री होगी तो लोग भी होंगे। हाँ। लोग कहीं तो रहेंगे। हाँ। उनके रहने के लिए एक रेजिडेंशियल जोन चाहिए। आप या फ्लैट में रहेंगे, या फ्लोर में रहेंगे, या प्लॉट में रहेंगे, कोठी बनाएंगे, विला बनाएंगे, तो सरकार को फिर हुई नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब आवश्यकता क्या पड़ गई हमारे को कि हमारे को एक रेजिडेंशियल जोन भी चाहिए। जब लोग रहेंगे तो सामान कहाँ से खरीदेंगे, तो कमर्शियल जोन भी चाहिए। और अगर बच्चे भी होंगे, जब लोग रहेंगे तो बच्चे होंगे तो पढ़ेंगे कहाँ, वो कॉलेज, वो सिस्टम, तो इंस्टीट्यूशनल जोन भी चाहिए, कुछ पार्ट एग्रीकल्चर जोन भी चाहिए। तो सरकार ने एक शहर बसाया, उसके सेक्टर बनाए, सारी अप्रूवल्स इंटरनल लेवल पे सरकार ने ली, और अलग अलग कलर्स के अंदर अलग अलग सेक्टर बना दिए। अगर आप येलो कलर देखेंगे किसी मास्टर प्लान के अंदर तो वो दर्शाता है कि वो आर जोन है, वो आर जोन है, रेजिडेंशियल जोन है। कई बार ब्लू कलर देखेंगे तो ये वो कमर्शियल जोन है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने ही पूरे मास्टर प्लान को अलग अलग सेक्टर्स में बांट के अलग अलग कलर से ये भी कर दिया कि कोई आम आदमी समझ सके कि आर जोन है। यानी आने वाले वक्त में सरकार के द्वारा या प्राइवेट बिल्डर के द्वारा कोई भी टाउनशिप लेके आनी है, आप प्लॉटिंग टाउनशिप लाना चाहते हैं या आप ग्रुप हाउसिंग लाना चाहते हैं, विला लाना चाहते हैं, तो सरकार ने पहले ही बोल दिया कि ये येलो जोन है ना, ये रेजिडेंशियल जोन है, आप इसी में ही अप्लाई कर सकते हैं। और आर जोन में भी रोड्स होंगी। जब शहर बनेगा तो रोड्स भी होंगी, रोड के साइजेस भी होंगे, 18 मीटर भी होगी, 24 मीटर भी होगी, 30 मीटर भी होगी, 45 मीटर भी होगी, 60 मीटर भी होगी, 90 मीटर भी होगी, 100 मीटर भी होगी, 120 मीटर भी होगी। डिपेंड करता है कैसे कैसे उनको आने वाले वक्त के हिसाब से चाहिए। जब सरकार ने आर जोन बनाया तो उसके अंदर ये भी बोल दिया कि आपका प्रोजेक्ट तो आप ले आओ, लेकिन कम से कम 24 मीटर रोड पे होना चाहिए। तो साथ साथ उन्होंने रूल्स रेगुलेशन भी बनाए ताकि आने वाले वक्त में ट्रैफिक की समस्या भी ना रहे। ये नहीं कि आप 5000 फ्लैट का प्रोजेक्ट 9 मीटर या 12 मीटर रोड पे अगर दे दोगे बनने के लिए तो कंफर्म होगा कि बाद में ट्रैफिक जाम होगा ही होगा। तो जितने बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनको उतने मीटरों के हिसाब से एक पॉलिसी बनी हुई है, उस पॉलिसी के अधीन आर जोन हो गया। आर जोन हो गया तो कमर्शियल के भी रूल रेगुलेशन है, वो ब्लू कलर का आ गया, कमर्शियल जोन हो गया, इंस्टीट्यूशनल जोन हो गया, आपका एग्रीकल्चर जोन हो गया, आपका इंडस्ट्रियल जोन हो गया। सरकार कह रही मैन्युफैक्चरिंग भी करो, फैक्ट्री भी बनाओ, रहो भी यहीं, खाओ भी यहीं, बच्चों को पढ़ाओ भी यहीं। और देखते ही देखते गुड़गांव के बिल्कुल साथ
करीबन 15,000 एकड़ ज़मीन तो सिर्फ वो है जो 39 सेक्टर के अंडर है। अच्छा। जो आज की डेट में अगर मैं 39 सेक्टर की बात करूं, 40 ही मान लेते हैं एक बार को अकाउंट लगाने के लिए, और 350 पौने 400 एकड़ के आसपास, पौने 400 एकड़ के आसपास की अगर मैं एवरेज लगाएं तो कोई 15-16 हज़ार एकड़ के अंदर आपने शहर बसा लिया और आपने सारी चीज़ें दे दी। अब शहर को व्यवस्थित करने के लिए, सुविधाएं देने के लिए सरकार ने एडिशनल चार्जेस लगा दिए, इंटरनल डेवलपमेंट चार्ज, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज। जब जब कोई नया बिल्डर आएगा वो ईडीसी आईडीसी पे करेगा, जिस ईडीसी आईडीसी को वो देगा उन पैसों को कलेक्ट करके सरकार वहीं आपको रोड बना देगी, या जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं आपकी शहर की वो सरकार आपको दे देगी, और सरकार वो शहर चल पड़ेगा। शहर चलेगा डिमांड सप्लाई के हिसाब से, कितनी पॉपुलेशन वहाँ आ रही है और कितने घर वहाँ बन रहे हैं, इसकी भी इंटरनल उन्होंने एक टेक्निकल लैंग्वेज डेंसिटी बनाई है। कभी और लंबा बैठेंगे तो डेंसिटी क्या होती है, नहीं मैं लंबा तो बैठेंगे तो बड़ी बारी चीज़ें सीखनी है आपसे बारीकी में। मैं एक्चुअली में तो आपका ये सोना का जो फंडा है वो तो मैं काफ़ी हद तक समझ रहा हूँ कि ये एक जिसे कहते हैं डिमांड एक निकाली जा रही है और सप्लाई को तेज़ी में लेके आया जाएगा। अच्छा, इसके अंदर तो दिख रहा है साफ तौर के ऊपर कि एक शहर को कैसे डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अलवर का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, अलवर भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार से एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप के हिसाब से उन्होंने प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन जितनी तेज़ी से मैंने सोना को बढ़ते हुए देखा है, मैंने अलवर के अंदर उतनी तेज़ी नहीं देखी। सर वहाँ क्या कमी रही होगी? बहुत सिंपल है, वेल डेवलप्ड कनेक्टेड सिटी है गुड़गांव। आज आपके सामने गुड़गांव इज़ आईटी हब। गुड़गांव के पास आईटी और वहाँ पर जो पर पर्सन की सैलरी है वो एवरेज आईटी में 1 से 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए भी हो सकती है, डिपेंड करता है उसकी काबिलियत के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। आज उन लोगों को जो अकोमोडेशन चाहिए गुड़गांव में भी उनको नहीं मिल पा रही है। तो गुड़गांव के सबसे नज़दीक सोना था। जो चीज़ सबसे नज़दीक होगी वही तो आप जाओगे। अगर आज मैं कहूँ कि भिवाड़ी भी एक शहर है, लेकिन वो सोना से भी शायद सस्ता आपको सामान मिल जाए वहाँ पे, अगर आप ट्राई करो, लेकिन डिस्टेंस भी तो है वहाँ पर। कोई आपका रोड कनेक्टिविटी ऐसी नहीं है कि आप 15 मिनट के डिस्टेंस के नए शहर के अंदर पहुँच जाओ। तो अलवर पहुँचने के लिए 1.5 घंटा चाहिए और सोना पहुँचने के लिए 15 मिनट चाहिए। तो मैं कई बार बोलता हूँ ज़िंदगी में कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है। जब तक किसी शहर में एयरपोर्ट बन जाए और फ्लाइट चलनी शुरू हो जाए तो उसकी वैल्यू अलग है। अब आने वाले वक्त में आप देखोगे अयोध्या में क्या होने वाला है। अच्छा, हाँ, ये बड़ी मज़ेदार, आपने बड़ा सी टॉपिक पकड़ लिया। दिमाग में ना अयोध्या तो खैर नहीं था, वृंदावन ज़रूर था। अभी क्या है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर 2 तरीके से डिमांड सप्लाई चलती है। एक तो जो आपने कमर्शियल इसकी एक चीज़ निकाली कि इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं, उसके आगे रेजिडेंशियल बन जाएंगे, फिर रेजिडेंशियल कैटर करने के लिए कमर्शियल बन जाएंगे। बड़ी अच्छी इकोनॉमिक्स है, बड़ा सही समझ में आता है ये। अब वृंदावन का मैं आपसे क्यों वृंदावन का पूछ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ भाव प्रधान जगह है। अब वहाँ किसी ने अगर जगह लेनी है ना तो डिमांड देखेगा ना सप्लाई देखेगा, वो किस हिसाब से जगह को वहाँ पे चयन करे, कैसे पता चले कि वही ये जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो आई थिंक एज़ पर भाव जो है वो पैसे मांग लेंगे लोग। तो सही जगह चुनना हो वृंदावन में जाकर, कहीं ना कहीं मेरा अपना पर्सनल क्वेश्चन है। एज पर माई एक्सपीरियंस, बिकॉज आई स्टार्टेड रियल एस्टेट इन 1995, सो 27 सालों के अंदर आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मैं कहता हूँ वहाँ भी डिमांड और सप्लाई का खेल है। वहाँ डिमांड और सप्लाई का खेल कैसे है, वहाँ जितने भगत बढ़ते जाएंगे, जितने स्पिरिचुअल लोग होते जाएंगे, जितना भगवान के प्रति समर्पित होते जाएंगे, उतना लोगों को वहाँ जाना होगा। हाँ। जितने लोग ज़्यादा जाएंगे वहाँ परसेंटेज होगी जहाँ घर बनाना चाहेंगे। अब सोच के देखो कि पहले एक घर से एक आदमी जाया करता था, फिर 4 जाने लगे, फिर गली जाने लगी, मोहल्ला जाने लगा, शहर जाने लगा। अब सोचो कि जब जितनी जनसंख्या या संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। अब वृंदावन का टॉपिक छोड़ा है, मतलब छेड़ा ये वाला, तो मैं कहूँगा बहुत बढ़िया बात है। लोग स्पिरिचुअल होने चाहिए, लोग धार्मिक होने चाहिए, लोगों के मन में भगवान के प्रति आस्था होनी चाहिए। एटलीस्ट अपने बुरे कर्मों से तो बचेंगे। अगर किसी सत्संग के अंदर अगर 100 लोग बैठे हैं और एक आदमी भी अपने विचार बदल ले, तो मैं कहता हूँ सत्संग सार्थक है। तो जितने लोग वृंदावन जाएंगे वही डिमांड सप्लाई का खेल जरूर चलेगा। लोग चाहेंगे मेरा घर भी यहाँ बने, और आज की डेट में तो जो माहौल चल रहा है बहुत ही अच्छा है। चलो, ये आपने बड़ा अच्छा एंगल लेके समझा दिया बड़ा इसको। अब वापस आते हैं ज़रा एक कमर्शियल एंगल को डिसाइड करने के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं ये समझ रहा हूँ जो आपने अभी भी ज्ञान दिया है ना,
अगर ऐसी दूरदर्शिता रखते हुए अगर हम लोग चलें तो बड़ी आसानी से हम लोग प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं और बहुत जल्दी कमा सकते हैं। अगर तो हम लोग ये देख लें कि सरकार का फोकस कहाँ है इस समय, और अगर हम ये देख लें कि क्या वाकई में जो फोकस डाल रखा है ऐसी चीज़ें और सुविधाएं जो हैं आसपास किसी बड़े शहर की उस छोटी सी जगह को मिल रही हैं, तो वहाँ पैसा इन्वेस्ट कर देना अक्लमंदी होगी इस समय। सर दो बातें हैं, फोकस सरकार का होगा या जनसंख्या का या पब्लिक का, एक का तो फोकस होना चाहिए। अगर आपको पता लग गया कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का फोकस हो गया है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक मंदिर है, जगह का नाम नहीं लेते, पहले वहाँ पर हफ्ते में 10-20 लोग आया करते थे जी। उस मंदिर की मान्यता हो गई और वहाँ पर अब हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में रोज उस भगवान के दर्शन करने पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ पर मान्यता है कि यहाँ पे आके मत्था टेकने से आपकी मन की मुराद पूरी होती है। ठीक है। यहाँ सरकार का फोकस नहीं था, यहाँ जनता का फोकस था। जनता आई, भाव आए, धर्म आया, लोग आए, तब सरकार का फोकस हुआ और तब वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ या टाउनशिप की प्लानिंग हुई। एक तरीका तो ये वाला है कि जहां पर लोगों का फोकस बढ़ता जा रहा है वहां पर आप आ जाओ, और जहां सरकार का फोकस बढ़ता जा रहा है तो सरकार कोई ना कोई सिस्टम ऐसा जरूर बनाएगी जहां जनता आएगी या वहां आ जाओ। मेरे ख्याल से पहले वाला एग्जाम्पल आपने अयोध्या को नजर में रखते हो नहीं दिया? बिल्कुल दिया है सर, है ना। अयोध्या में जब तक राम मंदिर का निर्माण शुरू नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं था, तब तक हम सोचते थे कि एक बार अयोध्या जाएंगे, लेकिन जब से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया और लगता है कि 2024 में पहले हमें प्रभु श्री राम के दर्शन करने को मौका मिलेगा। मैं अयोध्या कभी गया नहीं हूँ, 2023 की बात करूँ जी। और मैं क्या, मेरे जैसे हिंदुस्तान में न जाने कितने करोड़ों लोग होंगे जो अब सोचते हैं अयोध्या जरूर जाएंगे, बल्कि इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ। पूरे विश्व के अंदर जितने भी इंडियंस थे जहाँ बैठे थे, मुझे लगता है कुछ टाइम बाद तो उनको लगना शुरू हो जाएगा कि धरती पे आए हैं और अयोध्या नहीं गए तो शायद जिंदगी में बहुत बड़ा गलती हो गई, गलती कर ली। तो ये एक वक्त बदलता जा रहा है कि जब वही वाली बात है, लोग आएंगे तो सारी मूलभूत सुविधाएं चाहिए, होटल भी चाहिए, गेस्ट हाउस भी चाहिए, रेस्टोरेंट भी चाहिए, एटीएम भी चाहिए, बैंक भी चाहिए, खाने पीने की चीज़ भी चाहिए, सारी व्यवस्थाएं चाहिए। वो सबके सब लोग जहाँ जहाँ पैसा खर्चेंगे, जो जो सुविधाएं उनको चाहिए, उन सुविधाओं से जुड़े जब बिल्डर वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको प्रगति के रास्ते भी खुलते नजर आएंगे। नहीं, बिल्कुल। अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो खुला है, आप ये देख लो कि वहाँ पर क्या ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है। ज़मीनों के भाव कहाँ से कहाँ चले गए। अयोध्या के अंदर भी जो हैं लोग अब जो बसे थे अयोध्या छोड़कर यहाँ पर, वो वापस जाने की ताक में है कि हमारी प्रॉपर्टी तो अब वहाँ पे करोड़ों की हो गई जी, अब तो हम वहीं जाएंगे। सर सारा रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। अगर आप सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है तो आपको वहाँ प्रॉपर्टी परचेज करना चाहिए। और ये तो बहुत लंबा चौड़ा गणित नहीं है, ये सरकार पे ही फोकस कर लो, कहाँ नया प्लान आने वाला है, कहाँ काम होने वाला है, क्या ऐसा बड़ा होने वाला है, एटलीस्ट नहीं तो लोगों पे फोकस कर लो, रुझान कहाँ है। अच्छा, गोपाल कुकरेजा का ध्यान इस समय कौन सी जगह पे फोकस्ड है? क्योंकि मेरे को तो पता है कि अब आपकी ये कैलकुलेशन है, तो इस कैलकुलेशन ने ऑलरेडी देख लिया होगा कहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदना प्रॉफिटेबल है। सर मेरे को लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर, मेरे को जो आज की डेट में नज़र आ रहा है, गुड़गांव एक ऐसा शहर है जहाँ पर, जिसे गुरुग्राम भी कहा जाता है, जिसको बहुत नज़दीक से देखा है मैंने। अच्छा। मैंने हिंदुस्तान के लोगों को देखा है कि उनका एक सपना या चाह है कि उनका घर छोटा या बड़ा गुड़गांव में हो, लेकिन गुड़गांव वाले किसी पर्सन की चाह मैंने नहीं देखी कि उनका किसी और जगह पे घर हो। हर इंसान आना चाहता है। दूसरी जगह मुझे नज़र आती है गोवा। अच्छा। हाँ, जितने भी टेक वर्ल्ड के लोग हैं वो गोवा शिफ्ट होते जा रहे हैं, और गोवा में 12 के 12 महीने जो वेदर है, वेदर बहुत अच्छा होता है। तो गोवा भी एक ऐसी जगह है जहाँ आने वाले टाइम में आपको तरक्की देखने को मिलेगी। अयोध्या भी एक ऐसी जगह है जहाँ आने वाले टाइम में आपको तरक्की देखने को मिलेगी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं गुड़गांव, गोवा या अयोध्या की, तो आपको नज़र आएगा कि कोई ना कोई कारण तो थे कि 27 ईयर्स ऐसे नहीं निकल गए ना। मैं तो डिस्कस कर रहा हूँ आपसे एक ऐसी नज़र की जो कि प्रॉपर्टी के अंदर फ़ायदा पहले से ही पहचान ले और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दे। सर गोवा में दोनों का फोकस है, सरकार का भी और जनता का भी। गुड़गांव में दोनों का फोकस है, सरकार का भी जनता का भी। अयोध्या में सरकार का फोकस है, जनता ने आना ही है, क्योंकि वहाँ पर
लोग आत्मा से जुड़े हुए हैं। आत्मा से जुड़े हुए हैं। वहाँ जब पब्लिक आएगी तो डिमांड क्रिएट होगी ही होगी, और जहाँ डिमांड क्रिएट होगी वहाँ प्राइस इंक्रीज होंगे ही होंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। खैर ये टॉपिक एक एंडलेस टॉपिक है, नो डाउट, जितनी मर्जी देर इस पे बात करते चलो, बिकॉज यहाँ पर मैं तो कहूँगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से भाव जुड़े हैं। कैसे कि व्यक्ति को पैसा कमाना है, अच्छा पैसा आसानी से कमाने का वाकई में अगर कोई बोले ना, बोले यार प्रॉपर्टी का काम कर लेना भाई, मतलब अगर ठीक है देखो इसमें थोड़ी सी समझ आ जाती है तो यू कैन अर्न इन करोड्स। सर ऐसा नहीं है कि किसी ने प्रॉपर्टी के लिए कह दिया कि आप कर लो, ये इतिहास गवाह है, ये कैलकुलेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि ये तो समझ में आ रहा है ना जी, आपने जो जिस तरीके से समझाया है अभी बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलो ये तो टाउनशिप की अगर हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा हट के, ताकि जो भी कोई हमें सुने तो कम से कम ये ध्यान कर ले कि भाई कैलकुलेशन कैसे काम करती हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं। अब जैसे एक प्रोजेक्ट मुझे ध्यान आ रहा है दिल्ली के अंदर रोहतक रोड पे एक काफ़ी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी जो है बन रही है, तो वहाँ पर लोगों का फोकस बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से जब वो DLF डेवलप हुआ था रामा रोड के आसपास हमारे दिल्ली के अंदर ही, मोती नगर और वॉली बेल्ट के अंदर, तभी लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करी थी। पर DLF का अभी कमर्शियल जो एक सेगमेंट आने वाला है साथ में, वहाँ उतना ज़ोर शोर नहीं दिख रहा। तो कहाँ सर पहले रेजिडेंशियल की बात ही कर लेते हैं। हाँ करो ना। आज आपने बात छड़ी है वेस्ट दिल्ली की, वेस्ट नॉर्थ दिल्ली की बात कर ठीक लेते है। हैं। जितने भी वहाँ घर बने हुए हैं, मोहल्ले बने हुए हैं, कितने सारे घरों में स्विमिंग पूल हैं। नहीं एक भी नहीं होगा। कितनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, बास्केटबॉल आपको ग्राउंड दिया गया है, आपको फुटबॉल ग्राउंड दिया गया है, कितनी सारी क्लब, कितने सारी फैसिलिटीज़ आपको मिली हुई हैं। आप बताओ नहीं मिली हुई? नहीं ना, नहीं। अब जैसे जैसे पैसा बढ़ता जा रहा है, बच्चे भी आज का ज़माना बदल रहा है, वो कहते हैं उनको सब कुछ चाहिए। जब आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में स्विमिंग पूल है, स्विमिंग में स्पोर्ट्स के लिए लोग हैं, वापस आके देखते हैं कुछ भी नहीं है। तो जो ये लोगों का रुझान आपके रोहतक रोड की तरफ जा रहा है, या DLF मोती नगर की हम बात करें, वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं जो आज लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो लोग चाहते हैं, उनको सेफ लाइफ चाहिए। आज इंडिपेंडेंट हाउस के अंदर क्या सेफ्टी है, वो सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स आप लगा के बैठे हैं, लेकिन आपको कोई बड़ी सिक्योरिटी पीछे सरकार की ओर से बहुत बड़ी नहीं मिल रही कि आप बंदा ही घर पे बैठा रखा है गार्ड, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर आप शिफ्ट करते हैं गेटेड कम्युनिटी के अंदर और हाउसिंग के अंदर, वहाँ आपको 3 टायर सिक्योरिटी मिल रही है, वहाँ आपको सारी फैसिलिटी मिल रही है, वहाँ आपको जिम मिल रहा है, वहाँ क्लब मिल रहा है। तो एक कारण है मेन, जो आपने सवाल किया मेरे से रोहतक रोड का हो या मोती नगर का, बहुत सिंपल सा जवाब है, पैसे कमा रहे हैं लोग, फैसिलिटीज़ चाहिए तो अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। सर आज आपने मेरे से काफ़ी सारी चर्चा करी रियल एस्टेट के बारे में, आप गुड़गांव, कभी अयोध्या, कभी वृंदावन, और साथ साथ आप घुमाते भी रहे, कभी इधर कभी उधर आप मोती नगर भी ले गए। आज मेरा मन है कुछ आपसे पूछने का। अच्छा। हम तो ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं, हम बोलते हैं कि यार रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर हम कर्मठ कार्यकर्ता है, इंसान है, ग्राउंड पे काम करते हैं, लोगों को समझाते हैं, दिखाते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, ग्राउंड की कराते हैं। तो हम तो ज़मीन से लेकर ज़मीन तक यही काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो एक वर्चुअल दुनिया है, एक आसमान की नई दुनिया है, जिसके बारे में मैंने कई बार सोचा, और कई बार सोचते हुए भी ये सोच रहा था कि सवाल क्या करूं। मतलब इतना तक माइंड में आया कि ऐसी दुनिया है वाली, मैं हमेशा आपके बारे में सुनता था कि क्लाउड की दुनिया के आप बादशाह हैं, और एक ऐसी दुनिया है जो हर एक को स्पेस की जरूरत है। तो मैं स्पेस बेच रहा हूँ, जमीन बेच रहा हूँ, मैं अपार्टमेंट बेच रहा हूँ, विला बेच रहा हूँ, मैं कोठी बेच रहा हूँ, लेकिन आप हवा में कौन सी दुनिया बेच रहे हैं, और जिसके आप बादशाह भी हैं। और कमाल की बात यह है कि मैंने ये भी सुना है कि राजेश कपूर जी अकेले ऐसे इंसान हैं इंडिया में जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सर्विस आम सर्विसेज नहीं है, वो आने वाले वक्त में हर इंसान की ज़रूरत है। तो आज मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्लाउड है क्या। देखो पहली बात तो मैं कोई अकेला आदमी नहीं हूँ ऐसा करने वाला, बहुत सी दुनिया ऐसा कर रही है। क्लाउड एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, और ये बेसिकली इंडिया के अंदर हम लोगों ने ना, अब वो आपकी डिमांड सप्लाई वाली बात ही यहाँ पे कर लेता हूँ। अब इंडिया के अंदर जैसे जैसे डिमांड आती रही, वैसे वैसे ही इसकी नॉलेज भी आती रही कि ऐसी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। फिर लोगों ने जा के बताया, मेरे जैसों ने, आईटी की जो नॉलेज रखते थे, कि सर ऐसी चीज़ है ऑलरेडी, अरे यार आपने पहले क्यों नहीं बताया, हमारे को पहले इम्प्लीमेंट करवा देते। बस यहीं से कहीं से वो उसकी एक चीज़ शुरू हो गई। करीबन 2010 की बात है,
मैं नेटवर्क कम्युनिकेशन सर्विसेज, मतलब ये कि जैसे आप इंटरनेट पे काम करते हो, ऐसे लैन के ऊपर हम लोग काम करते हैं, एक कंप्यूटर को दूसरे जोड़ते हैं डेटा ट्रांसफरिंग के लिए। तो ऐसे करते करते कई दफ़ा एक बार समझ में आया कि यार आने वाले समय के अंदर ना ये सर्वर जैसी चीज़ तो बड़ी महंगी हो जाएगी। एक सर्वर जो पूरे ऑफिस से कंप्यूटर को मैनेज करता है, ये तो बहुत प्राइस इसके ऊपर चली जाएगी, और इसको मैनेज करने वाले लोग भी जो है तनख्वाहें बहुत मांगनी शुरू कर देंगे, क्योंकि इतनी बढ़ाई जो है हर एक की बस की बात नहीं है। यहाँ सप्लाई कम होगी एक टेक्निकल हैंड की, और वहाँ पर उसकी डिमांड बढ़ने वाली है, तो गैप इतना ज़्यादा हो जाएगा, पूरा हो नहीं पाएगा। ये जब चीज़ें मैंने होते हुए देखी तो उसके ऊपर एक और चीज़ साथ में आ गई, वो था लोगों का डर। लोगों का डर ये था कि भाई जो हम लोग तो अपने एडमिनिस्ट्रेटर के हाथों के अंदर ही खेलने लग जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर ने बोला उठ जाओ तो उठेंगे, बैठ जाओ तो बैठेंगे, तो हम लोग तो उसके अंदर खेलना शुरू कर देंगे। तो काफ़ी जो बड़े अच्छे बिजनेसमैन थे, उन्होंने इस शैकल को, इस चेन को तोड़ने की कोशिश करी, भाई उसके चंगल में नहीं फंसना हमने, तो क्या करें वाली चीज़ चल रही थी। यहाँ मैंने जब ये चीज़ें देखी होती हुई तो मेरा मन किया कि क्यों ना एक रिमोट सर्वर बना दिया जाए। तो ये जो मैं बीच में टोकना चाहूँगा, सॉरी, ये जो आपने उस वक्त सोचा कि मेरा मन किया क्यों ना बीच में एक रिमोट सर्वर बनाया जाए, हाँ, दैट इज आपको लगा आने वाले वक्त में पब्लिक की डिमांड होगी, इसे बोलते हैं विजन। जी, इस दुनिया में जो आपका जो हिंदुस्तान की दुनिया में नाम चल रहा है, उसके पीछे जो ये आपने बात अभी बोली है कि मेरा मन किया, ये मन नहीं, ये विजन था आपका, जो विजन आपको आज यहाँ तक लेके आया है। तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं ना गोपाल। देखो, आप भी एक विजन रखते हुए जब चलते हो, अब क्यों आप में और बाकियों में फ़र्क है? प्रॉपर्टी के कंसल्टेंट्स बाकी भी तो हैं, लेकिन आपके पास दुनिया भागी चली जाती है। कहीं से भी बात होती है, यार गोपाल से बात कर लो यार, वो जो कहेंगे वो मैं कर लूँगा। तो मैंने भी कहीं इन्वेस्टमेंट करनी हो तो मेरे को सीधा आपका नंबर ही डायल करने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आप ना दूर से देख के बता देते हो कि नहीं भाई, यहाँ नहीं, वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करो तो अच्छा है, तुमने पैसे इन्वेस्ट करनी है तो यहाँ से उठाओ वहाँ पे लगा दो, इतना ही तो आप करते हो। वो सिर्फ आपकी विजन की तो बात है। तो विजन तो डेफिनेटली रखनी चाहिए, रखनी पड़ेगी अगर बढ़ना है तो अब जैसे ये विजन की बातें हम करें तो मैंने देख लिया कि भाई ऐसी चीज़ होने जा रही है, तो क्यों ना हम लोग एक रिमोट सर्वर बना दें। रिमोट सर्वर के ऊपर वो मेरी निगरानी में रहेगा, मैं उसको देख लूँगा, इकलौता एडमिनिस्ट्रेटर होऊंगा 10 कंपनीज़ का, तो ऑब्वियसली 10 कंपनीज़ के अंदर मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी, तो और एक्सपेंस भी थोड़ा कम आएगा। हाँ, एक्सपेंस कम आएगा। तो ऐसे करके ये सोच बनी। क्लाउड तब तक दिमाग में नहीं आया था, लेकिन क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी को क्लाउड कहा जाता था तो मैंने नाम रख लिया क्लाउड एक्सेस। वाह। तो वो उस समय हम लोग रिमोट सर्विसेज ही रहे थे। धीरे धीरे करके लोगों ने, जब मैंने पहली बार किसी कंपनी के यहाँ पे गया, मैंने कहा जी आप यहाँ पर अपना डेटा मत रखो, सेफ़ नहीं है, वायरस अटैक होंगे, इतने महंगे महंगे वायरस सॉफ्टवेयर खरीदते हो, रैनसमवेयर और ऊपर से आ चुका, फिर आपका ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है अगर ये डेटा लेके भाग गया तो फिर आप हाथ मलते रह जाओगे। तो इससे अच्छा आप डेटा पूरा का पूरा मेरे सर्वर में डाल दो, आप ऑफिस जहाँ मर्जी बनाओ, लेकिन आपका सर्वर से डेटा उठ के आपके पास ही पहुँच जाएगा। भाई मकसद तो आपका। कितने कमाल की बात है कि यहाँ पर अगर मैं जितना मैं समझ पाया हूँ आपसे बात करके थोड़ी देर में, यहाँ तो एक्सेस लेना और एक्सेस देना की बात चल रही है। तो आपने अपनी कंपनी का नाम क्लाउड एक्सेस रख लिया। हाँ देखो, ये एक पता नहीं, ये अब ये विजन की बात नहीं कह सकते, या तो हो सकता है डेस्टिनी ने इस नाम को चुन लिया। खैर जो भी था, नाम बड़ा अप्रोप्रिएट लगा उस समय, बहुत अच्छा नाम। हाँ, तो अब ये चीज़ गोपाल हम लोगों ने जब देखा कि लोगों ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया कि भैया मैं तो नहीं देता अपना डेटा आपको, आप लोग लेके भाग जाओगे तो फिर क्या, मैं क्या करूँगा? अभी तो डेटा मेरे हाथ में तो है कम से कम, कल को तो मैंने आपको पूरा उठा कर दे दिया, आप लेके भाग गए, क्या करेंगे? अब यहाँ पर समझ में आई कि फेस वैल्यू कितनी बड़ी चीज़ है। तो मैंने क्या किया, जहाँ अपने जो हमारा मेंटेनेंस के जो काम चलते थे, जहाँ पर मैंने उन्हीं कस्टमर्स को बोलना शुरू किया कि आप कुछ डेटा तो यहाँ रखो, कुछ जो है अपना, जो आपका बिल्कुल जिसे कहते हैं, जिसमें आप चाहते नहीं कि कोई भी देखे उस डेटा को, वो आप मेरे को दे दो, मैं अपने सर्वर पे हाउस करता हूँ उसको। धीरे धीरे करके लोगों ने जब देखना शुरू किया, भाई ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। कई लोगों ने, ऐसे इंडियन मेंटालिटी है, उसके बारे में कुछ ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, बात चल रही है तो मैं बता रहा हूँ। अब कंप्यूटर के अंदर ना एक चीज़ होती है फिशिंग। फिशिंग के अंदर एक फैसिलिटी बनाई गई वर्ल्ड ओवर, एक आईटी के एक रूल के हिसाब से, कि आप जो अटैकर है ना, उसको भ्रमित करने के लिए आप उसको दिखाओ, उसके आगे ना एक शीशा रख दो,
तो वो शीशे को इमेज सही वाली मान के उस पर अटैक करेगा, लेकिन वो आपके सामने पड़ी होगी असली इमेज, तो बच जाओगे। तो ये भ्रमित करने वाला जो फिशिंग से बचने के लिए भ्रमित करने वाला जो आइडिया था, उसके अंदर एक चीज़ निकल के आई कि आप दिखाओ तो आपकी गेम चल रही है, या ये दिखाओ कि एक कोई आपके जो है वो कॉन्टैक्ट लिस्ट की एक फ़ाइल है आइकॉन के अंदर, जब क्लिक करो तो क्लाउड खुले। वो भ्रमित करने के लिए हमने ये चीज़ बनाई। अब भारतीयों का दिमाग है, उन्होंने सोचा यार ये तो बड़ी सही चीज़ है, मैं तो अपने जो सीक्रेट चीज़ें हैं मैं ऐसे छुपा लेता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारे पास भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे क्लाइंट्स का डेटा होता है और हमेशा एक डर लग रहा था कि डेटा चोरी ना हो जाए। अगर आज आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से, या जो भी टेक्निक का इस्तेमाल आप करते हैं, उस टेक्निक के ज़रिए अगर हमारे को डेटा सेफ रखने की जगह मिल जाए जहाँ हम कहीं से भी पूरे वर्ल्ड में एक्सेस कर सके। अपने ऑफिस को एक्सेस तो कर नहीं सकते, अपने उठा के फाइल्स को, कंप्यूटर को, पेन ड्राइव को हर जगह एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम क्लाउड पे बैठे हुए हैं, जो काम मुझे समझ में आया है आपका, तो हम कहीं से कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करना तो एक बात बस ये है कि जो हमारा डेटा है, जो हमारी क्लाइंट लिस्ट है, वो जिसके हाथ में है वो कितना ट्रस्टवर्दी है, तो वो क्रेडिबिलिटी कितनी है। और मुझे जो लगता है जो क्रेडिबिलिटी आपने कमाई है उसका जवाब नहीं है। देखो, ये मैं शुरू से ये बात ना अभी अक्सर उठ जाती है, अभी भी उठ जाती है। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि देखो, हम लोग आपका ये बिज़नेस कैसे, हम अपना ये बिज़नेस कैसे कर पा रहे हैं, आपके बिज़नेस को सेफ कैसे रख पा रहे हैं, तो यही तो हम विश्वास लेके बेच रहे हैं असल में कि आप घबराइए मत, हमारे यहाँ सेफ़ हो आप। अब ऐसे बैंक जो हैं वो लॉकर्स खोल के बैठे हुए हैं, तो क्या एश्योरेंस देते हैं कि भाई हम बैंक हैं और देखो हमारे यहाँ पे लॉकर सरकार ने बोल रखा है कि खोल सकते हो, इसलिए आपका माल कहीं नहीं जाने वाला हमारे लॉकर में से, हम सेफ हैं। बैंक को, जैसे बहुत सारे बैंक्स को किसी भी अथॉरिटी ने एक प्रमाणित किया हुआ है, सर्टिफिकेशन दी हुई है, तो क्या ऐसी कोई सर्टिफिकेशन भी कहीं से मिलती है जहाँ पर ये कहा जा सके कि हाँ जो चीज़ आपके पास रखी गई वो सेफ़ है? देखो, अनफॉर्चुनेटली ऐसा अभी इस लाइन के अंदर नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि साइबर लॉज जो हैं वो गवर्न करते हैं इसको, पूरी चीज़ को, और उनके तहत अगर सब चीज़ें उनके मद्देनज़र अगर हम साइबर लॉज को मानते हुए अगर हम करते हैं तो हर 6 महीने के अंदर ऑडिट भी की जाती है। तो आप जो जितने भी साइबर लॉज हैं उनको फॉलो करते हैं? करना पड़ता है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाओगे। चीज़ आपने शुरू करी 2010 के अंदर बनाने वाले, इस चीज़ को हम लोग थे पहले, अब उसके पीछे पीछे तो भीड़ की भीड़, हुजूम का हुजूम आ गया, वो आगे निकल जाएंगे। क्यों? वो अगर आईटी के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इसलिए कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको भी वो सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी लोग आपके साथ सेफ भी रहेंगे, सिक्योर भी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी दोभाल, जहाँ आज हम बात करते हैं 10,000 कंपनीज हमारा सर्वर यूज़ करती हैं, आज 10,000 कंपनीज हमारा सर्वर यूज़ करती हैं, और करीबन 50,000 लोग जो हैं रोज़ हमारे सर्वर्स के ऊपर आकर जाते हैं। तो जहाँ इतनी सब भीड़ है वहाँ पर मैं अगर एक गोपाल कुकरेजा का डेटा ही पकड़ के बैठ जाऊँ कि मुझे इसके डेटा में घुस के वो चीज़ निकालनी है, तो मैं तो बेवकूफ़ कहलाऊँगा ना। आई गॉट योर पॉइंट। हाँ, कहाँ तो सागर है और कहाँ मैं वो गागर के अंदर चीज़ें भरने की सोच रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो तो मैं जाके आज अंडरस्टैंड कर पाऊँ एग्जैक्टली कि क्लाउड एक्सेस है क्या। हाँ। और मुझे आज मतलब थोड़ा ये भी समझ में आया कि सारा खेल भी एक्सेस का है, चाहे देने का या लेने का। तो आपका नाम भी बड़ा अच्छा लगा जी, और जी, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं जी, और जिनका डेटा सिक्योर है। हाँ। और आप जैसे लोग यहाँ पे हैं तो लोग अच्छा बिजनेस कर भी पा रहे हैं। अदरवाइज तो कई चीज़ें मैंने ये भी सुनने को कई बार सुनी है कि बेचारों का डेटा चोरी हो गया और पूरी ज़िंदगी की मेहनत ख़राब हो गई। हाँ, तो होता है। तो आपकी, मैं भी लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आज जब तक आप जैसे लोग धरती पे हैं तो उनका बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा भी और बढ़ेगा भी। नहीं, कोशिश तो यही है, बिल्कुल यही कोशिश है कि हम लोग किसी की तसल्ली बन पाएँ कि भाई तसल्ली है। तो आज बड़ा अजीब सा नहीं हो रहा, कहाँ रियल एस्टेट, कहाँ ज़मीन, कहाँ लैंड। देखो ना, आपने स्पेसेस से बात शुरू करी, ठीक है, वो आपने धरती पे स्पेस बेचने की बात कही, मैं आसमान में बेचता हूँ, शायद वहाँ से कहीं करीब जुड़ गई। पर वापस आते हैं गोपाल, आपकी चर्चा के ऊपर वापस आते हैं। विजन क्या लेके चल रहे हो, मतलब अब यहाँ से और क्या? अब मेरे ख्याल आप ही कहीं 40 तो क्रॉस कर ही गए होगे, 48 हो गए, कमाल है। तो लगते नहीं आप, ऐसे कॉम्प्लीमेंट है आपको। तो अब आप 48 पे आ गए। अब यहाँ से अब जितना जीवन में देखना था देख लिया, सब चीज़ें सीखनी थी सीख ली, यहाँ से अब आगे कहाँ? सर देखो, पहला तो लगता है काम करने के लिए आप अपने और अपने परिवार के लिए ज़रूर पैसे का रोल है,
कहा जाता है मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट वी नीड मनी फॉर एवरीथिंग। तो जितनी आज फैसिलिटीज़ बच्चों की है, फैमिली की हैं, परिवार की हैं, पैसा तो उसके लिए चाहिए और काम तो करना ही पड़ेगा, और कर्म ही प्रधान है, कर्म करने ही आए हैं। तो जो काम मैं रियल एस्टेट में कर रहा हूँ लंबे टाइम से, इतना लंबा टाइम बिताने के बाद कहीं ना कहीं ये बात तो ख़त्म हो ही जाती है कि हाँ पैसा तो आ ही जाता है, क्योंकि आपकी क्लाइंट लिस्ट बहुत अच्छी बन जाती है और आपके पास टेस्टिमोनियल्स इकट्ठे हो जाते हैं जिन्होंने आपके साथ डील की है। तो ऑटोमेटिकली डिजिटल मार्केट और डिजिटल मीडिया को मैं छोड़ भी दूं तो पर्सनल लेवल पर इतने कई सालों के मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं कि हमारे को बिजनेस तो हमारी कंपनी को मिलता रहता है, कोई दो राय नहीं है। हम डिजिटल मार्केटिंग का भी सहारा लेते हैं, नंबर ऑफ लीड्स भी आते हैं, जैसे लोग सारे काम करते हैं वैसे हम भी काम करते हैं। अब इसके अलावा कि ठीक है आप कंसल्टेंट हो, पैसा तो आ ही जाएगा, और क्या चाहता हूँ। अब नया खेल शुरू हुआ है एक नई सेटिस्फेक्शन का। जब मैंने आपको पहले शेयर किया था पहले भी कि रियल एस्टेट को बहुत करीब से किसी ने सिखाया नहीं, इस बात का मुझे सुख भी है और दुख भी है। दुख इसीलिए है कि थोड़ी स्पीड और बढ़ जाती, और सुख इसीलिए है कि ऊपर वाले ने मौका मुझे दिया है, बहुतों को दिया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मौका मुझे उस तरीके से नहीं मिला था, तो क्यों ना जो भी 27 साल में मुझे रियल एस्टेट का ज्ञान है तो मैं लोगों के साथ शेयर करूं। मैं उनके साथ भी शेयर करूं जो रियल एस्टेट में हैं, मैं उनके साथ भी शेयर करूं जो रियल एस्टेट में सीख रहे हैं, मैं उनके साथ भी शेयर करूं जो रियल एस्टेट में आना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनकी सैलरी 15, 20, 25 हज़ार रुपये के आसपास है, उनकी काबिलियत बहुत ज़बरदस्त है, उनकी सेल्समैनशिप मैं देखता हूं, मैं हैरान हो जाता हूं कि वो क्या क्या भेज देते हैं। मैं सोचता हूं अगर इस पर्सन के पास प्रोडक्ट बदल जाए, जो आज 25,000 महीना कमा रहा है, मैं ठोक के बोल सकता हूं कि वो अभी 25 लाख महीना भी कमा सकता है इस इंडस्ट्री के अंदर। सिर्फ प्रोडक्ट बदलने की देर है, डिस्क्रिप्शन बदलने की देर है, प्रोडक्ट लोकेशन बदलने की देर है, क्या साइज़ है, क्या प्राइस है, क्या पेमेंट प्लान है, कौन बिल्डर है, क्या लोकेशन है। ज़रूरत तो है ही लोगों की, खरीद तो कोई रहा है, अगर कोई कहीं बना रहा है तो कोई तो ले रहा है। अगर वो लेने वाला पर्सन इस आदमी के हाथ में आ जाए जो 25,000 कमा रहा है, तो किसी की ज़िंदगी बदले या ना बदले, इस 25,000 कमाने वाले की जरूर बदल जाएगी। तो दिमाग में चलता रहता है कि वो लोग जो रियल एस्टेट में आना चाहते हैं, जो रियल एस्टेट में करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों को मेरा मन करता है कि चाहे 1 हो, 5 हो, 100 हो, 5,000 हो, मैं उनको बताऊं कि आप शुरुआत कहाँ से कर लें। जो जो गलतियाँ मेरे से हुई वो ना करें, जो जो टाइम मैंने ख़राब किया वो ना करें। तो कम से कम टाइम के अंदर जो काम 3 साल में मैं सीखा, मुझे लगता है कि मैं लोगों को 3 महीने में सिखा तो नहीं, बता सकता हूँ। सीखना ना सीखना तो उनकी जिम्मेवारी है। तो मेरा मन करता है, आपने मेरे विजन की बात करी, कि मैं मैक्सिमम लोगों को रियल एस्टेट इंडस्ट्री के जो गुण हैं या जो भी रियल एस्टेट जुड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता, मैं वो सारी बातें लोगों के साथ शेयर करूँ। जो समझना चाहें तो पैसे कमा ही जाएगा, और मैं 27 साल का लाइव एग्जाम्पल हूँ। नहीं, मैं यही कह रहा था, सोसाइटी ग्रो भी ऐसे ही करती है गोपाल। जो आपने इतना टाइम लगा कर सीखा है, सक्सेस पाया है उसके अंदर, तो वो एक शॉर्टकट के अंदर एक छोटे से मैसेज के अंदर आप लोगों को दे रहे हो कि भाई देखो मैंने ऐसी गलतियां करी थी, ये तुम ना करना, तो ये लाइन बड़ी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो आई थिंक जो सीखा है वो आप देना चाह रहे हो, ये बहुत बड़ी ऊंची। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर 2 मार्केट होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब रीसेल, प्राइमरी मतलब फ्रेश बुकिंग। जो लोग अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं वो बहुत जल्दी, बहुत आसान तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेश बुकिंग के अंदर, प्राइमरी मार्केट के अंदर। क्या क्या वो करें और क्या क्या वो ना करें। अगर मैं 3 महीने में किसी एक इंसान को समझाने में कामयाब हो गया तो मान के चले उसका जीवन बदलेगा ही बदलेगा, अगर वो अपने कर्म कर रहा है। अगर आप खाली बैठे रहे तो भगवान भी अपने उठा के थाली में से खाना देने वाला नहीं है। लेकिन रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ एक आम आदमी खास बन सकता है। ऐसी इंडस्ट्री है जो जिसके पास मोटर बाइक भी नहीं है, वो कल को मर्सिडीज का सपना देख ले, ये बहुत आसान है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, यस मैं काम करने को तैयार हूँ, मैं समझाने को तैयार हूँ, मैं बताने को तैयार हूँ कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर जिनके बारे में समझ के उनका टाइम भी बच जाएगा और पैसा भी कमाएंगे। तो उस चीज़ के लिए मैं रेडी हूँ। तो मेरा जो ड्रीम है वो ड्रीम ये है कि मैं लोगों के साथ अपना ज्ञान शेयर करूँ। मैं सिखाने की बात नहीं करता, मैं गुरु टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैं समझा है मैं शेयर जरूर कर सकता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी सोच है। आई जस्ट विश सक्सेस टू यू इन दिस।
और लेट्स सी आगे आगे क्या क्या चीज़ें आप और करते हो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।